हम लोगों ने अगले दिन की क्लास में हम लोगों ने रिस्पायरेशन शुरू किया था, लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट या एक चैप्टर। न्यूट्रिशन ऑलरेडी हम लोग पीछे की क्लास में देख चुके हैं। कुछ अगर समस्या होगा तो उसको यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। अभी वर्तमान में हम ब्रीथिंग का बात करते थे। रिस्पायरेशन में बताया था कि रिस्पायरेशन जो था वो बर्निंग से अलग था इस मामले में कि इसमें इंजाइम लगता था, इंजाइम कंट्रोल था, अतः ये सिस्टमेटिक वे में होता था और सारा का सारा जो एनर्जी होता है वो एक साथ नहीं बल्कि कई स्टेप बाय रूप में निकलता था और उससे एटीपी का निर्माण होता था। यहाँ पर रिस्पायरेशन जो होता है उसको दो भाग में बांटा जा सकता था, उसके साइट के स्थान आधार पर या उसके कामों के आधार पर किस में क्या होता था, उसमें होता क्या था। एक था ब्रीथिंग या जिसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोल रहे थे। बताए थे इसके बारे में कि ये जो है ना सेल के बाहर होता है और इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होता, अर्थात एनर्जी नहीं निकलता है। ये चूंकि सेल के बाहर होता है, मतलब कि सिंपल एक्सचेंज होता है इसमें गैसों का, इसके बीच में ऑर्गेनिज्म के रिस्पायरेटरी ऑर्गन और आपके इन्वायरमेंट के बीच में, चाहे इन्वायरमेंट एयर हो या फिर वाटर हो। ब्रीथिंग जो था वो आपका फिजिकल प्रोसेस होता है, लेकिन रिस्पायरेशन का दूसरा जो प्रोसेस है उसको बोलते थे हम इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन। ये सेल के अंदर होता है और इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होता था और एटीपी का प्रोडक्शन होता था जो कि एनर्जी निकलता था रिस्पायरेशन के समय में या फूड के ऑक्सीडेशन के समय में। वो एंजाइमेटिक कंट्रोल था। अभी यहाँ ब्रीथिंग के बारे में जो बता रहे थे उसको थोड़ा सा लिख दिए हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, मतलब सिंपली हम कह सकते हैं ब्रीथिंग में कि एयर को लेना और एयर को निकालना बॉडी से, यही ब्रीथिंग था। लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर वगैरह है वो ज्यादा एयर लेते नहीं है बल्कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली छोड़ते हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा यहाँ पर ब्रीथिंग में ये लिखना रहेगा कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं ब्रीथिंग में। ऐसे मूवमेंट ऑफ एयर ही ब्रीथिंग कहलाता है कि एयर के मूवमेंट को ब्रीथिंग कह रहे थे। यहाँ पर एक फिजिकल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें जो है ना ऑक्सीजन आपके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में, चाहे वो लंग्स हो, चाहे फिर बकोफेरिंग्स हो या कुछ और हो, वहां पर ले जाया जाता है, वहां वो जाता है। इसमें आपका सिंपली एक्सचेंज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में और आपके बॉडी के स्ट्रक्चर या सेल के बीच में, लेकिन ब्रेकिंग नहीं होता है फूड का, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसमें आपका दो स्टेप था जैसा कि आपको हम बताए थे। एक तो वेंटिलेशन था, मतलब कि वो एयर का या फिर ऑक्सीजन का संपर्क में आना आपके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के, और दूसरा वहां पर गैस एक्सचेंज होना। ठीक है, उस जहां पर आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन है उस जगह पर O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है बॉडी फ्लूइड और इन्वायरमेंट के बीच में, चाहे वो एयर हो चाहे वो वाटर हो। तो ये दो स्टेप जो है ना ब्रीथिंग में होता है। वेंटिलेशन मतलब कि एक तो हवा का आना जाना और दूसरा गैस का एक्सचेंज। जो गैस ज्यादा होगा वो आपका कम के तरफ मूव कर जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। यह एक प्रकार का वॉलंटरी एक्शन है, मतलब हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन जो आपका इंटरनल रिस्पायरेशन हम पीछे देखें, मतलब जस्ट इसका उल्टा वो होता है। इंटरनल रिस्पायरेशन करीब करीब वो इनवॉलंटरी होता है, आपके चाहने न चाहने से वो नहीं होने वाला है। आप चाहो तो वो रुक जाए, ऐसा नहीं होता है। वॉलंटरी एक्शन का मतलब क्या होता है? वैसा एक्शन जो आपके नियंत्रण में हो, आपके कंट्रोल में हो, जिसको आप नियंत्रित कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो।
यहाँ पर एनर्जी का कन्वर्सन नहीं होता है, एनर्जी नहीं निकलता है, एनर्जी का कोई बात नहीं होता है। हाँ, एनर्जी लगता है जरूर, हाँ, ब्रीथिंग में एनर्जी खर्च होता है। नेक्स्ट जो बात है कि इसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। ये सारी बातों को हम लोगों ने पीछे देखा था और आपको बताया भी। तो ये आपको बता रहे थे ब्रीथिंग के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं, एक और है जो फिगर से हम देख लेते हैं। और ये देखिए सेलुलर रिस्पायरेशन में हम घुसना चाह रहे थे। देखो यहाँ पर हम मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग का लिए है रिस्पायरेटरी सिस्टम, किसी का भी ले सकते थे। अगर मान लीजिए फिश होता तो जो आपको यहाँ पर लंग्स नजर आ रहा है दो, तो यहाँ पर आपको लंग्स के जगह पर जो है ना आपको नजर आता गिल्स। तो ये दो लंग्स आपको व्हाइट से नजर आ रहे हैं। इसमें होता क्या है कि CO2 यहां से निकलता है, देखो बाहर की तरफ CO2 का एरो गया है, मतलब CO2 यहां से बाहर जाएगा और O2 लेंगे। ये सिंपल वेंटिलेशन हो गया। हाँ, और इसी वेंटिलेशन में फिर क्या होता है, यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। CO2 अंदर घुसता है आपके ब्लड के अंदर, और CO2 ब्लड से बाहर जाता है और O2 जो है ना ब्लड के अंदर घुसता है। केवल मूवमेंट जो हुआ वो वेंटिलेशन हो गया, और जो आपका एक्सचेंज हुआ वो गैसेस एक्सचेंज हो गया। उसके बाद जब आपके ये पूरी दोनों के दोनों प्रोसेस क्या कहलाएगी, वेंटिलेशन। तो ऊपर में जो दिखा रहे हैं CO2 निकल रहा है, O2 आ रहा है, ये वेंटिलेशन है। और ये वेंटिलेशन के बाद गैस एक्सचेंज हुआ होगा, और गैस एक्सचेंज और वेंटिलेशन दोनों को एक साथ ब्रीथिंग करते हैं। उसके बाद देख रहे होंगे आप रेड से दिखाया हुआ है ब्लड वेसल्स, तो जिसमें CO2 मतलब जहां पर O2 आया था, O2 जब आता है तो ब्लड में O2 की मात्रा बढ़ जाती है और CO2 की मात्रा कम हो जाता है। इस घटना को हम प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं, या ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का भर जाना और CO2 का कम हो जाना, इसको कहते हैं ब्लड का प्योर हो जाना। तो अगर कहीं पे आएगा, बार बार शब्द आता है, लोग यूज करते हैं कि प्योर ब्लड क्या है, तो आराम से आप समझ लेना कि वैसे ब्लड को हम प्योर ब्लड कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है और CO2 कम होता है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम क्या कहते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं। हम लोगों में वो आपका प्योर ब्लड जो था लंग से चला जाता है आपके हार्ट में, और हार्ट में भी किधर, आपके लेफ्ट साइड में चला जाता है। लेफ्ट जो साइड था, लेफ्ट वेंट्रिकल जिसको बोलते हैं, लेफ्ट ऑर्किल बोलते हैं। तो ऊपर में आप छोटा सा गोल जैसा इलाका देख रहे होंगे, ये हार्ट में, ये हार्ट जो है उसमें गोल जैसा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, उसको कहेंगे लेफ्ट ऑर्किल। लेफ्ट ऑर्किल जो है उसमें आपका ब्लड गया कैसा, प्योर ब्लड। कहां से आया वो प्योर ब्लड, वो प्योर ब्लड आपके लंग से आ रहा था। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा था। अब यहां से चला जाएगा नीचे में, वहीं पर देखिएगा बड़ा सा एक आपका जो है ना चैम्बर है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट ऑर्किल से कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वहां से पंप किया है, तो आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा लाल नली से बाहर निकला है, और वो जो है ना उसको हम बोलते हैं आयोटा, आर्टरी, बड़ा आर्टरी है। लेकिन यहाँ पर हम नीचे आया है तो तब लेबलिंग किए हैं, इसलिए इसको आर्टरी लिख दिए हैं। लेकिन ऊपर में अगर जहां हार्ट से निकला है वहां पर अगर लिखते तो आयोटा लिखते। यहीं से ये आपका आर्टरी के द्वारा, मतलब कि वैसा ब्लड वेसल जो प्योर ब्लड को आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा था, उसके थ्रू जो है ना आपके पूरे टिश्यू लेवल पे आ गया। अब नीचे आ जाइए, आप देखिए ये टिश्यू में आ गया, ऑर्गन्स में आ गया, सब जगह पर क्या किया, प्योर ब्लड को सप्लाई कर दिया। देखिए पूरे के पूरे शरीर में, इवन ब्रेन में, हाँ, हाथ में, पैर में, और भी जो ऑर्गन्स हैं आपके, किडनी वगैरह है, लीवर वगैरह है, सब जगह प्योर ब्लड का सप्लाई किससे हो रहा है, आर्टरी से हो रहा है। वहां पर अपने उपयोग के अनुसार आपको बताए थे, भोजन जो पहुंचा था एसिमिलेशन के बाद, उसको एनर्जी के लिए ऑक्सीडेशन हुआ होगा, और उस ऑक्सीडेशन में ये जो ब्लड पहुंचा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके ऑक्सीजन का उपयोग होता है।
और जो CO2 है वो अब ब्लड में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ और यूज ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब ऑक्सीजन का उपयोग होता है और उसके मदद से भोजन का ऑक्सीडेशन होता है सामान्य सिंपल सेलुलर रिस्पायरेशन में। उसके बाद जो CO2 है उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ गई और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग हो चुका है ऑलरेडी। CO2 का मात्रा बढ़ने पर ब्लड जो है ना उसको अब इम्प्योर बोलेंगे। तो अगर आपको कहा जाए कहीं पर कि इम्प्योर ब्लड है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इम्प्योर ब्लड का मतलब वैसा ब्लड जिसमें क्या ज्यादा है भाई, तो जिसमें दिया हुआ है CO2 ज्यादा और O2 क्या है, कम है, तो उसको बोलेंगे इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ऑक्सीजिनेटेड ब्लड किसको बोलेंगे, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा था CO2 कम था, जो कि हम रेड से यहाँ पर दिखा रहे हैं आर्टरी में, ये ऑक्सीजिनेटेड ब्लड से ये सब है ना, CO2 कम और ऑक्सीजन ज्यादा। लेकिन डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो कि हम ब्लू से दिखा रहे हैं यहाँ पर भेन में है ना, भेन में जाएगा, सब पूरे बॉडी से जमा होकर अंततः एक भेन में चला जाता है, और वो जो भेन में जा रहा है ब्लू रंग से जिसको दिखा रहे हैं वो आपका कैसा है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है जिसमें CO2 काफी मात्रा में है, और इसको लेकर चला जाएगा राइट ऑर्किल में। ये जो गोलाकार रचना थोड़ा सा दिखा रहे हैं छोटा सा, इसका नाम है राइट ऑर्किल। यहाँ ब्लड चला गया और राइट ऑर्किल से फिर ब्लड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में नीचे चला गया, और राइट वेंट्रिकल से जो है ना अंततः हम लोगों का जो हृदय का वो राइट वेंट्रिकल है वो उसको भेज देगा कहाँ, फेफड़ा में, जहां पर जाने के बाद फिर उसको प्योर बनाया जाएगा। कैसे, CO2 को निकालकर और O2 उसमें डालकर। ठीक है, ये हो गया रिस्पायरेशन में आपका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का बात। अब हम सीधे अब आते बोर्ड पर। ठीक है, तो सेलुलर टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन या इंटरनल रिस्पायरेशन जिसको बोल रहे थे या सेलुलर रिस्पायरेशन, उसका यहां देख रहे हैं हम। रिस्पायरेशन का टाइप जो था पीछे देख चुके थे कि एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन था, एक इंटरनल रिस्पायरेशन था, ऑलरेडी उसको हम कर चुके थे। यहाँ टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन का बात बोल रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए या इंटरनल रिस्पायरेशन के लिए। तो ये जो आपका इंटरनल रिस्पायरेशन है उसको दो भाग में बांटते हैं इस आधार पर कि ऑक्सीजन है कि नहीं है फूड ऑक्सीडेशन के समय या इसके घटना के समय। पहला है एनारोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा है एरोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन तब कहते हैं जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में रिस्पायरेशन या भोजन का ऑक्सीडेशन, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जब ऑक्सीडेशन जो है फूड का या भोजन का वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो तो उसको कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। समान रूप में एरोब का मतलब होता है एयर, और एयर का मतलब अगर रिस्पायरेशन में कहा जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एयर का बात है। सॉरी, एयर का मतलब है रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का बात। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो अगर उसके उपस्थिति में हो तो उसको एरोबिक बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो तो उसको हम एनारोबिक बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, अभी ये आनी भी चाहिए कि ये दोनों जो है दो टाइप का, क्या दोनों का दोनों एक साथ होता है या एक होगा दूसरा नहीं होगा, या किसमें कौन होगा, या सबसे पहले कौन आया होगा। अभी हमको कुछ एक लोग बोलते हैं कि आप जो है ना कुछ ज्यादा बता देते हो। नहीं, हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि बच्चे जो जो चीजों को पढ़े, जिस चीजों को पढ़े, हम अगर 10th को पढ़ा रहे हैं तो 10th का लेवल का ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं कि बच्चे क्या करें, उसको ठीक से समझे, उसके आगे पीछे सोच पाए। तभी तो कई तरह का जो है ना वो आपका अभी निकालता है सरकार से भी आता है इनोवेटिव आइडियाज के लिए जो है ना पुरस्कार का बात। वो पुरस्कार कैसे जीतेंगे हम,
उसके बारे में हम जूनियर साइंटिस्ट में कैसे जा सकते हैं? जब तक जो केवल लिखा हुआ है उसी को समझें, उसी को याद करें, तब तो होने वाला नहीं है। साइंस का मतलब ही होता है वो समझना। तो इसीलिए हम थोड़ा सा जो है ना इसको यहाँ पर दो तीन बात को उठाए, ये कि एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन क्या दोनों साथ साथ होता है? अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, और होता है तो क्यों होता है? पहला बात। दूसरा बात, क्या एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन एक साथ आए थे इस पृथ्वी पर? इसमें से अच्छा कौन है और खराब कौन है? और तो और एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन का साइट कहाँ है? सबसे पहला बात करते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन का अगर बात करें हम आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वर्तमान स्थिति में और भविष्य के स्थिति, भूतकाल की स्थिति में, मतलब जो बीत गया पृथ्वी पर उसके स्थिति में, तो माना यह जाता है कि शुरुआती जो पृथ्वी था हमारा, जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था, अभी तक वर्तमान में साइंस यही मान रहा है कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय ऑक्सीजन जो है वो आपका फ्रीली स्टेट में नहीं था, मतलब स्वतंत्र रूप में ऑक्सीजन नहीं मिलता था। जब ऑक्सीजन फ्रीली स्टेट में नहीं था तो आपके माथा में आएगा तो कैसे आया जीव, कैसे आया जीवन, कैसे आया? क्योंकि बिना ऑक्सीजन का तो जीवन का बात नहीं था। तो हुआ क्या कि बिना ऑक्सीजन का ही जीवन का बात था, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीडेशन होता, और ऑक्सीडेशन में निर्माण नहीं होता है बल्कि टूटता है कोई चीज, वो आपका छोटा बनता है। जैसे लोहा का कोई सामान है, अगर उस वहां पर ऑक्सीजन आप देंगे तो देखिएगा उसमें जंग लगने लगेगा, वो खराब होने लगेगा। किसी भी चीज को बनाना है तो वहां पर अगर ऑक्सीजन का हम सप्लाई करते हैं तो वहां तो वो क्या करेगा, वो एक केमिकल प्रोसेस शुरू कर देता है जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है और मॉलिक्यूल जो है ना वो टूटना शुरू हो जाता है। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो शुरुआती चरणों में हुआ क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रूप में नहीं था, बल्कि फ्रीली स्टेट में नहीं था, बल्कि H2O के रूप में था या और कुछ कंपाउंड्स के रूप में था। इसलिए शुरुआती जो जीव आए यहाँ पर या सेल्स जैसी स्ट्रक्चर्स आई, वो आपका एनारोबिक थी। अपने आवश्यकता के लिए जो फूड का ऑक्सीडेशन करना था, उसको एनर्जी प्राप्त करना था, वो एनारोब तरीके से करती थी, मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में करती थी। इससे फायदा उसको होता था क्या कि ये काफी तेजी से होता था, और तेजी से होने के कारण उसको जो है ना बड़ी जल्दी एनर्जी मिल जाता था। लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो आपका थोड़ा तेज तो होता है, एक डिमेरिट है उसमें ये कि उसमें एनर्जी कम मात्रा में निकलता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो आपका स्लो है, लॉन्ग टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है, स्लो है, टाइम टेकिंग है, लेकिन इसमें एनर्जी काफी मात्रा में निकलता है। जैसे ऐसे समझ लो, आप एक लकड़ी ले लो, लकड़ी को क्या करो, वुड को क्या करो, जलाओ, बर्न करो उसको। जब आप बर्न करोगे तो देखना उस कुछ समय के बाद उसका कलर चेंज होने लगता है और जलने के बाद वो काला होने लगता है। उसको बुझा दिया जाए अगर तो फिर क्या होता है, जला हुआ लकड़ी का आपको काला जैसा रचना मिलता है जिसे लकड़ी का कोयला कहते हैं। लेकिन अगर उसको जलता हुआ छोड़ दिया जाए तब वो क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा, अंततः राख जैसा हो जाएगा, उसको दोबारा जलाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो कोयला मतलब काला स्ट्रक्चर के रूप में मिला है लकड़ी का, उसको आप अगर चाहो तो दोबारा आप जला सकते हो, उससे हीट प्राप्त कर सकते हो, लकड़ी के कोयले को जलाकर हम प्राप्त करते, ऐसा बोल रहे हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि शुरुआत में जो है ना जब हम जलाए थे, जिसमें लकड़ी का कोयला प्राप्त किए थे, उस समय तो एनर्जी मिला था हमको, हीट मिला था, लाइट मिला था, इसलिए इसको बर्निंग बोल रहे थे। जबकि रिस्पायरेशन में तो ऐसा होता नहीं है, हीट और बर्निंग तो नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज वहां पर आप देखे होंगे कि बर्निंग के समय
कंप्लीट बर्निंग नहीं हुआ। अगर कंप्लीट बर्निंग होता तो क्या होता, जितना उसमें हीट स्टोर था या जितना हीट था उसमें कंपाउंड के रूप में, कंपाउंड के बॉन्ड के रूप में उस वुड में, वो क्या होता, रिलीज हो जाता और काफी मात्रा में हीट मिलता। इसलिए जब किसी लकड़ी को हम पूरी तरह से जला देते हैं, एकदम व्हाइट राख आ जाता है, आस आ जाता है, तब देखिएगा उस समय हीट जो उससे निकला है वो काफी ज्यादा होता है। किसके तुलना में, केवल उसको थोड़ा सा जलाने के बाद फिर बुझा देते हैं, कोयला के रूप में हम प्राप्त कर लेते हैं अवशेष, उसके तुलना में। अर्थात एनारोबिक रिस्पायरेशन में इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन होता है और इसीलिए उसमें काफी कम मात्रा में एनर्जी प्राप्त होता है या कम मात्रा में एनर्जी प्राप्त होता है कंपैरेटिवली एरोबिक रिस्पायरेशन का जो कंप्लीट रिस्पायरेशन है, इसमें फूड पूरी तरह से टूट जाता है। अब फायदा घाटा दोनों का समझ में आ गया होगा। एनारोबिक काफी तेजी से होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड का है, अतः क्विक जो है ना एनर्जी को देता है, और एरोबिक जो होता है वो लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्लस इसमें ज्यादा एनर्जी निकलता है। तो दोनों का फायदा घाटा समझ में आना चाहिए। शुरुआत हुआ था किससे, एनारोबिक से, बाद में जो है ना एरोबिक रिस्पायरेशन आया, ऑक्सीजन जब आया तो एनारोबिक रिस्पायरेशन शुरू हो गया, और एनारोबिक रिस्पायरेशन के कारण कंप्लीट ऑक्सीडेशन शुरू हो गया फूड का। हाँ, तो अब आपका इसके बाद आपके मन में आएगा कि दोनों के प्रोसेस में होता क्या है। देखो, एनारोबिक और एरोबिक में शुरुआती जो चरण होता है दोनों में सेम होता है। हम इसको समान रूप में जो रिस्पायरेशन होता है उसका जो रॉ मटेरियल होता है, मतलब जहां से वो शुरू होता है, वो ग्लूकोज होता है, H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज। ये सामान्य जो है आपका रॉ मटेरियल है कहीं भी रिस्पायरेशन शुरू होने के लिए। तो हम रिस्पायरेशन जो है ना उसका रॉ मटेरियल अगर कोई पूछे कौन है तो ऑक्सीजन है सामान्य रूप में, और से भी हो सकता है, अमीनो एसिड भी टूट के हो सकता है, उसको भी वो फिर अंतर, लेकिन ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट होता है। ये रॉ है, रॉ मटेरियल ऑफ ग्लूकोज, सॉरी रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मतलब रिस्पायरेशन यहां से शुरू होने वाला है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, ब्रेकिंग होता है, ब्रेकेज होता है, ब्रेकेज होता है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, देखो अगर तो 6 कार्बन लिखे हैं, C6, मतलब यहां पर कार्बन जो है उसकी संख्या 6 है, 6 कार्बन है एक ग्लूकोज में। ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड अब आगे क्या होने वाला है इसका सो देखो। सबसे पहले ब्रेकेज होता है और ब्रेकेज के बाद एक कंपाउंड में ये बदल जाता है जिसे कहते हैं पायरुविक एसिड, या पायरुवेट भी कह सकते हैं, अगर हाइड्रोजन उसमें से हट जाए तो इसको कहते हैं पायरुवेट। ठीक है, अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाए, हाँ इसका इसमें से हाइड्रोजन अगर हट जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या, पायरुविक एसिड। ये जो है आपका पायरुविक एसिड जो है वो आपका अगर बनाना हो, आपको मन आ रहा होगा कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये आपका CH3 सॉरी CH3 और COOH, ठीक है, इस प्रकार का कंपाउंड है जिसमें C जो बीच में दिए हैं यहां पर ऑक्सीजन होता है। इस प्रकार से ये आपका पायरुविक एसिड है। इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हट जाए तो पायरुवेट का बात बोलेंगे, मतलब प्लस अगर आ जाए चार्ज तो इसको हम बोलते हैं क्या, पायरुविक एसिड। ये 3 कार्बन कंपाउंड है। इसमें कितना कार्बन है भाई,
अगर कोई पूछे तो आराम से आप बता सकते हो कि ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। जबकि ऊपर वाला जो था वो कितना कार्बन कंपाउंड था ग्लूकोज, 6 कार्बन। तो आपके मन में आएगा कि बाकी 2 कार्बन का, बाकी 3 कार्बन कहाँ गया? तो ये 2 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर हम यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनाए हैं तो ये कितना हो जाएगा, गुना 2, 1 का बनाए हैं। इस पूरे के पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, जिसमें ग्लूकोज जो है ना वो आपका 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में बदल गया, हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। आपके मन में आएगा कि ग्लाइकोलिसिस क्यों कर रहे थे? क्योंकि हुआ क्या यहां पर रियली में, ग्लूकोज टूटा है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज से आया है, ठीक है, और लाइसिस मतलब ब्रेकिंग या ब्रेकेज। तो यहां पर हुआ क्या, ग्लूकोज टूट गया। इसलिए इस पूरे के पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ये होता कहां पर है, सेल साइटोप्लाज्म में होता है, इन सेल साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है, इसीलिए तो इसको इंटरनल रिस्पायरेशन बोल रहे थे। शुरू हुआ उसमें। अब इससे आगे जब बढ़े, पायरुविक एसिड से आगे बढ़े, तब कहानी थोड़ा बदल जाती है। अगर जो है ना ऑक्सीजन नहीं है, मतलब माइनस ऑक्सीजन, O2, O2 यहां पर नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ O2 अगर है, ऑक्सीजन नहीं है, खत्म हो गया है, तब क्या होगा, तब जो है ये बदल जाता है, या तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस, या ऑब्लिक करके लिखो, इतना ऑब्लिक, ऑब्लिक ये बदल जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। इथाइल अल्कोहल जो है वो आपका 2 कार्बन कंपाउंड है, ये ध्यान रखिएगा। ये इथाइल अल्कोहल जो होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन का बना हुआ है। लेकिन लैक्टिक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। इसलिए इथाइल अल्कोहल के साथ एक CO2 भी निकलता है, एक इथाइल अल्कोहल के साथ। तो आपके मन में आएगा कि कितना बनेगा भाई, तो देखिए पायरुविक एसिड जो था 2 था, तो यहां भी 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना बनेगा ये दोनों। इसके साथ साथ यहां पर 2 ATP निकलता है, 2 ATP निकलता है, ठीक है। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जब होता है तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में आपको क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है। लेकिन हाँ यहां हमको करना था, सॉरी, इसमें जो आपका ब्रेकेज हुआ, तो ब्रेकेज होगा तो क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा यहां से। हम यहां पे करना था हमको, उधर नहीं जाना था, यहां पे एनर्जी निकलेगा, एनर्जी। कहां से निकल रहा है एनर्जी, क्यों निकल रहा है भाई, तो कोई भी चीज तोड़ेंगे तो एनर्जी निकलेगा। जैसे आपको ऐसे समझो, इस पेन को हम क्या कर रहे हैं, ठोकेंगे ऐसे, या फिर किसी चीज को इसको ठोकते हैं तो एक आवाज निकलता है, साउंड निकलता है। कभी सोचते हैं आप कि इसको ठोकने पर, दीवार को ठोकने पर, बोर्ड को ठोकने पर, किसी चीज को ठोकने पर यह आवाज क्यों निकलता है, या गर्म हो जाता है वो, ऐसा क्यों हो जाता है? तो नियम है एनर्जी का,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का या एनर्जी कंजर्वेशन का एक नियम है कि कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होता, बल्कि वन फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, रूप का परिवर्तन करता है। तो जब अभी हम ऐसे मारे इसको या इसको ठोके, इसका मतलब एनर्जी दी है इसको, क्योंकि ये मूव कर रहा था, तो अपनी एनर्जी को किस पे ट्रांसफर करेगा? इस बॉडी पे ट्रांसफर करेगा। अब ये बॉडी एनर्जी लेगा, तो यहां पर जब एनर्जी ये लेगा, क्योंकि टकरा के इसको रोका, तो ये एनर्जी आपका साउंड के रूप में नजर आता है या सुनाई पड़ता है आपको, और हीट के रूप में गर्म हो जाता है ये ना, हीट के रूप में आपको अनुभव होता है। तो साउंड और हीट जो यहाँ पर अनुभव हो रहा था, वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण हो रहा था, जो कि ये मैकेनिकल एनर्जी जो मूव कर रहा था वो आपका यहाँ पर बदला। यही स्थिति यहाँ होता है। जैसे ही आपका ये बड़ा टूटेगा छोटा के रूप में, तो एनर्जी क्या होगा? निकलेगा। लेकिन छोटा अगर बड़ा के रूप में बनेगा तो एनर्जी देना पड़ेगा। हाँ, छोटे बच्चे को अगर आपस में जोड़ के रखना है तो उसको लालच देना पड़ता है, लेकिन अगर घर तोड़ना है तो क्या करना पड़ता है? लालच छोड़ना पड़ता है। अगर बंटना है तो लालच छोड़ना पड़ता है। तो ये लालच मतलब आप समझ लो एनर्जी। ठीक है, तो छोटे मॉलिक्यूल से अगर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने होंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को देना पड़ेगा। लेकिन अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो एनर्जी निकलेगा, टूटेगा, वो छोड़ेगा। ये जो एनर्जी छोड़ता है, ये एनर्जी अंततः यहाँ पर एटीपी बनाता है, और 2 एटीपी यहाँ पर बन जाता है। कहां पर? ग्लाइकोलिसिस में। अब देखो, ये जो आपका प्रोसेस हुआ, ये जो प्रोसेस आपको हुआ, ये प्रोसेस है एनारोबिक रिस्पायरेशन का। ये भी होता है इन साइटोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस हुआ इन साइटोप्लाज्म, लेकिन इसमें कोई आपको एनर्जी नहीं मिला, कोई एनर्जी यहां पर नहीं मिला। केवल दो ही एनर्जी, आप 2 एटीपी के रूप में एनर्जी मिला। लेकिन अगर ऑक्सीजन होगा, है ना, ऑक्सीजन अगर होगा, तब ये क्या होता है? +O2 लिख देते हैं। ऑक्सीजन था मतलब प्रेजेंट है ऑक्सीजन, हाँ ऐसे लिख देते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन रहेगा, अब देखो जो ये बना रहा था इथाइल अल्कोहल, फट से बदल जाएगा और ये बनाना शुरू कर देगा CO2 और H2O। इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन कंपाउंड था, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड था, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना कार्बन कंपाउंड है? तो कोई अगर पूछेगा तो आराम से आप बता दोगे कि ये आपका 1 कार्बन कंपाउंड है। मतलब जो 6 कार्बन कंपाउंड था वो यहां पर आते आते 1 कार्बन कंपाउंड बन गया। और जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी तो निकलता है, नतीजतन यहां पर ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकला। और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो पूरी प्रोसेस है ये आप में होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो चूंकि आपके जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ये होता है, जिनको कॉन्ड्रॉइड कहते थे या मीसोसोम। तो वहां भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करता था और वहां होता था। इस प्रोसेस को हम बोल रहे थे ग्लाइकोलिसिस, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ इसको खोजा था एक वैज्ञानिक ने, एक वर्कर ने, जिनका नाम था क्रेब, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस भी जो है ना वो खोजा गया अलग अलग लोगों के द्वारा, और उसका भी अपना नाम है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं पढ़ना है हम लोगों को। 11th में या मेडिकल में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे कौन कौन काम किया, क्या क्या काम किया और किसके नाम पर इसको हम दिया कह सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जो आपके लेवल में जानना है वो यही जानना था
कि अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ये चला जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहां पर क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल करेगा, और क्रेब्स साइकिल जो होगा उसमें आपका CO2 और H2O वहां पर बनना शुरू हो जाएगा, और प्लस इसके साथ साथ 36 ATP बनेगा। तो 2 ATP ऊपर बना था, 36 और इधर बन जाएगा, तो टोटल आपको 38 ATP बनेगा। तो इधर का जो घटना हुआ, इधर का जो घटनाएं घट रही है जिसको आप देख रहे हो, ये है एरोबिक नहीं बल्कि एनारोबिक रिस्पायरेशन, ध्यान रखना है। ये हो गया आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो इधर देख लेते, पूरा यहां से है जिस ग्लाइकोलिसिस भी है, और इधर साइटोप्लाज्म में और कुछ काम हुआ, लैक्टिक एसिड या इथाइल कोहल बन गया। ये प्रोसेस कहलाता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस हुआ और पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल CO2 और लैक्टिक एसिड में बदल गया, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को की साइट कहाँ है, साइटोप्लाज्म है, सेल का साइटोप्लाज्म है। लेकिन अगर इसका जो है सेल साइटोप्लाज्म के जगह पर मीडियम हो जाए, एक और शब्द है फर्मेंटेशन, नीचे हम बता देंगे उसको, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी आप देख रहे होंगे दो तरह का प्रोडक्ट बना है, एक इथाइल अल्कोहल CO2 और एक बना है आपका क्या बाबू, लैक्टिक एसिड। अगर इथाइल अल्कोहल और CO2 बना है तो ये समझ लेना, ये बना है आपका इन प्लांट। अगर प्लांट्स में आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कोई रिस्पायरेशन होगा, तो उसमें इथाइल अल्कोहल और CO2 बनेगा। जबकि अगर एनिमल सेल्स में होगा तो ये आपका ये बना कहाँ, इन एनिमल्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एनिमल्स में लिखे, प्लांट्स में लिखे, मुख्यतः आप जो है किसी का भी बात करो तो सेल का बात करेंगे ना, ये सेल के अंदर होगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी में भी आपका अगर हम बात करेंगे तो सेल के अंदर का बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमको थोड़ा सा और बात देखनी है। अगर कोई, हाँ इधर वाला का अगर हम बात करें जिसमें आपका टोटल कितना ATP निकला था, इधर कितना ATP निकला था भैया, 2 ATP निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा एनारोबिक में। लेकिन अगर इधर एरोबिक का बात करें तो एरोबिक जो है जिसमें आप जो जो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व है, यहां पर एरोबिक रिस्पायरेशन लिख देते, और एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल 38 ATP बना। लेकिन आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, कई प्रकार के सेल्स हैं, कुछ जो है ना कुछ अलग तरह का से काम करते, कुछ अलग तरह से काम करते, तो कुछ एक सेल जो है उसमें 38 ATP बनता है, और कुछ एक सेल जो है उसमें 36 ATP बनता है। तो आपके बॉडी में जो सेल्स हैं वो उनमें अलग अलग जो है ना सेल्स अलग अलग तरह के ATP की संख्या प्रोड्यूस करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के समय। एरोबिक रिस्पायरेशन में कुछ सेल जो आपके बॉडी के हैं वहां पर टोटल जो है ATP कितना बनता है, 36 बनता है, और कुछ सेल्स में 38 बनता है। लेकिन आपके किताब के अनुसार, आपके लेवल के अनुसार 38 ही मानना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम है। हाँ, मिनिमम का बात तो हो ही जाएगा, आगे की क्लास में आओगे तो आप देख लोगे। यहाँ पर एनारोबिक रिस्पायरेशन में ध्यान रखना है, दो जगहों पर जो है ना नहीं हुआ, बल्कि एक ही जगह पर हुआ। और कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में। हाँ, ये भी साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलिसिस भी, और बाकी जो प्रोसेस था वो भी साइटोप्लाज्म में। जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन का अगर बात करेंगे तो ये दो जगहों पर होता है, ग्लाइकोलिसिस का साइटोप्लाज्म में, और
जो आपका क्रेब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ फूड का, ऑक्सीजन के मौजूद रहने के कारण कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ और इसी कारण से एनर्जी ज्यादा निकला, करीब करीब 38 एटीपी बन गए। लेकिन एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ और इसीलिए एटीपी कम बना, एनर्जी कम निकला। एक और शब्द है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी यहां पर हम कर सकते हैं, लेकिन फर्मेंटेशन में जाने के पहले हम एक शब्द इन दोनों में थोड़ा सा और हम करना चाहेंगे कि आपके मन में आ रहा हो कि सर हमारे बॉडी में क्या हो रहा होगा अभी। सर प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक और एरोबिक दोनों होता रहता है, वो आवश्यकता के आधार पर है। अगर जो है ना आप नॉर्मल रूटीन पूरा करते हो, जैसा रोज कर रहे थे आज भी वैसा ही कर रहे हो, तो सामान्य रूप में एरोबिक जो है ना आप में काफी ज्यादा होता है, एनारोबिक न के बराबर होता है। लेकिन अगर आप रूटीन फॉलो नहीं करते हो, किसी दिन आपको ज्यादा काम करना पड़ा, तो उस दिन आपके बॉडी में एनारोबिक काफी ज्यादा हो जाता है, एरोबिक कम हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? जिस प्रकार से हम अभी जानते हैं कि सरकारी सिस्टम जो है ना उसमें कोटा सिस्टम लागू किया गया है। कोटा सिस्टम का मतलब है कि आप अपने घर के सदस्यों का नाम या संख्या बताओ, सरकार उसके आधार पर आपको क्या करती है, अनाज देती है या सुविधाएं देती है। जैसे मान लेते हैं हमारा बॉडी एक परिवार है, अब इसने अपने राशन कार्ड में या सरकार के यहाँ जो आपका परिचय दिया है उसमें क्या बताया कि इसके यहाँ टोटल 10 लोग हैं, हमारे बॉडी में मान लेते 10 व्यक्ति हैं। तो सरकार हमारे ये जो परिवार है, बॉडी जो हमारा परिवार है, इसमें कितना देगा अनाज, तो 10 व्यक्तियों के बराबर ग्रेन्स देंगे, फूड ग्रेन्स देगा और सुविधाएं देगा। लेकिन किसी दिन क्या हुआ, आपके यहाँ शादी विवाह हो गया, मतलब बाहर से रिश्तेदार आ गए, या कोई पार्टी फंक्शन हो गया, कोई गमी हो गया, कोई डेथ कर गया या कुछ और घटनाएं घट गई, तो बाहर से लोग आ जाते हैं आपके यहाँ जो आपके यहाँ नॉर्मल नहीं थे, जो डेली रूप में आपके यहाँ नहीं रहते थे। तो क्या करोगे, क्या उनको खाना नहीं देंगे हम? क्या उनको रहने की व्यवस्था नहीं करेंगे? तब हम सरकार के पास नहीं जा सकते कि हाँ भैया रोज आप 10 किलो दे रहे थे औसत जोड़ के हमारे यहाँ 10 व्यक्तियों का दे रहे थे, आज व्यक्तियों की संख्या 20 हो गई है या 100 हो गई है, तो ज्यादा अनाज चाहिए। वो नहीं हो सकता है। तब आप क्या करते हो, उधार लेते हो, किसी से लोन लेते हो, या जो जमा है उसको निकाल के यूज करते हो। तो जो लोन लेते हो मतलब जरूरत के अनुसार उसका व्यवस्था करते हो, यही होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन में। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है, जरूरत के लिए तुरंत कैसे पूरा हो इसको करता है। हाँ, कई बार आप देखना शादी विवाह होता है या और कोई फंक्शन होता है तो गार्जियन लोग या फिर हम लोग बात करते तो क्या कहते हैं, अरे वर्तमान में काम चला हुआ, बाद में देखल जाते, बाद में लोगों को पूरा कर देंगे, अभी मांग लीजिए बाद में दे देंगे। यही होता है आपके बॉडी के अंदर। अभी आपको क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए था, तो बॉडी क्या करता है, बॉडी के सेल्स क्या करता है, एनारोबिक एरोबिक नहीं देखता है, जिससे एनर्जी मिले उसको कर लेता है। तो नेचुरल रूप में भी आप में दोनों होता रहता है, लेकिन एरोबिक काफी ज्यादा होता है एनारोबिक के तुलना में। जिस समय हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं रूटीन से, तो उस समय एनारोबिक ज्यादा हो जाता है, एरोबिक कम हो जाता है। अब जब एनारोबिक ज्यादा हो जाएगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, CO2 तो बनेगा नहीं। CO2 बनता तो क्या होता, वो सांस से बाहर आ जाता, रिस्पायरेशन में फेफड़ा में आता, और फेफड़ा से क्या होता, आपका लंग से क्या होता, वो ब्रीथिंग के द्वारा बाहर आ जाता। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा काम किए तो आपको लोन लेना पड़ा। अब लोन कैसे, कहां से मिलेगा, तो एनारोबिक, और लोन में आप पर कर्ज चढ़ गया लैक्टिक एसिड, क्योंकि ये तो 3 कार्बन का है, पूरा तो टूटा नहीं है, तो बाहर आ नहीं पाएगा, ये सिंपल मॉलिक्यूल तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स है अभी भी, नतीजतन बाहर वो एयर के द्वारा नहीं आ पाएगा, तो आपके सेल्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, आपके टिश्यू के लेवल पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और इसके चलते आपके बॉडी में क्रैम्प होने लगते हैं, दर्द होने लगते हैं, पेन होने लगता है।
तो कई बार आप देखे होंगे कि अचानक कोई काम करने पर, जैसे खेल लिए, दौड़ लिए, या कोई शादी विवाह का कोई फंक्शन निपटा दिए, पूरे शरीर में दर्द होता है। और ये जो दर्द होता है, ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि आपके जो बॉडी सेल्स थे, एक्स्ट्रा काम करना पड़ा उनको, जो रूटीन नहीं था, और इस कारण से वो एरोबिक न करके एनारोबिक कर गए, और एनारोबिक ज्यादा करने के कारण उनमें लैक्टिक एसिड भर गया। लैक्टिक एसिड भरने के कारण सेल का जो है ना वॉल्यूम तो उतना ही रहना है, और उसमें लैक्टिक एसिड भर गया, तो उनको अब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में पेन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ता है? ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। कहीं पे आप शादी विवाह किए या कोई फंक्शन किए, खर्च कर दिए, तो उसको पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, आपको पैसा लाना पड़ता है ज्यादा। तो आप क्या करते हो? गहरा सांस खूब लेते हो, तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और जाकर लैक्टिक एसिड को टूटने में मदद करता है। लैक्टिक एसिड CO2 और H2O में मुख्य रूप से टूटता है आपके कहां पर? लीवर में, सॉरी किडनी बोले, लीवर में, है ना। यहाँ पर हम हाथ रखे दाहिने साइड में, जस्ट पसली के नीचे को क्या था? लीवर था। तो लीवर में जाके ये क्या होगा? टूटना शुरू हो जाएगा। लीवर इसको तोड़ता है मेन रूप से। और ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, तो ब्लड जो है ना यहाँ से उठा के, टिश्यू के पास से उठा के लीवर के पास लाता है, ताकि उसका मेटाबॉलिज्म हो सके, लीवर उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ सके, दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज कर सके। कुछ एक मसल्स में भी टूट जाता है। तो खैर लैक्टिक एसिड टूट जाएगा तो दर्द खत्म हो जाता है। तो आप लोगों में से कुछ लोग बोलोगे कि जब दर्द शुरू हो जाता है अचानक किसी काम से, तो हम लोग 2-3 चीज करते हैं। एक तो उसको दबवाते हैं कि जरा दबा देना, बहुत दर्द है, हाँ, तो ठीक हो जाता है। एक कैसे होता है? या गर्म पानी से नहा लेते हैं। आप अगर खूब खेले हो, बॉडी में दर्द है, तो थोड़ा गुनगुना पानी से स्नान कर लो, रगड़ रगड़ के बॉडी को, वो बहुत हद तक आपको दर्द कम हो जाएगा। तो दर्द क्यों कम हो जाता है इन दोनों से? या फिर दवा खाते हैं तो दर्द क्यों कम हो जाता है? तो भैया जब हम गुनगुना पानी से नहाते हैं, तो लैक्टिक एसिड जो है ना, वो आपका उसका टूटने का प्रोसेस बढ़ जाता है, तो लैक्टिक एसिड का जो दबाव था सेल मेम्ब्रेन पर, वो कम हो जाता है, तो दर्द कम हो जाता है। प्लस जब हम दबाते हैं बॉडी को, मसाज करते हैं मसल्स को, दबाने से क्या होता है कि ये आपका पसीना के साथ ऊज आउट हो जाता है। कौन? लैक्टिक एसिड। तो जो लैक्टिक एसिड सेल में भरा हुआ था, वो बाहर निकलता है, आपके ब्लड में जाता है, लीवर में तेजी से पहुंचता है, और तो और कुछ पसीना के रूप में बाहर भी आ जाता है, तो रिलैक्स हो जाता है मसल्स, और इसलिए दबाने पर दर्द कम हो जाता है। दवा खाने से भी वही होगा, कुछ तो लैक्टिक एसिड को जल्दी से तोड़वाता है, और कुछ एक क्या करते हैं, दर्द की अनुभूति को कम कर देता है, तो आपको दर्द कम होता है। इसलिए जो लोग दारू पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, या नींद का कोई वैसी गोलियां खा लेते हैं, तो उनको दर्द का अनुभूति नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेंसेशन उसका नहीं हो पाता है। तो आपको माने दर्द तो हो रहा था, लेकिन सेंसेशन नहीं होता है, तो आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये आपको एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ कैसे होता है उसके बारे में बताएं। लेकिन थोड़ा सा हम और इसमें जाना चाह रहे हैं, और जाना कहाँ चाह रहे हैं, वो आपको जाना चाह रहे हैं फर्मेंटेशन पर। एक और शब्द है जो बार बार आपका यूज होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, मेंटेशन। फर्मेंटेशन है क्या? ठीक है, फर्मेंटेशन जो है वो दो शब्द से बना है। एक है फर्मेंटेशन। फर्मेंट मतलब होता है बॉइलिंग। हम इसको थोड़ा सा और लिखते हैं। हाँ रुको ना, क्या है भाई? फर्मेंटेशन क्या था? बॉइलिंग सेंसेशन है ना, वो खदखदाने जैसा आभास होता है। ये भी क्या है, कोई अगर आपसे पूछे तो आराम से आप बताना, ए टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। एक तरह का ये एनारोबिक रिस्पायरेशन है। तो बोलोगे अंतर क्यों कर दिए, दोनों को अलग क्यों कर दिए? इसमें जो अगला बात है, टेक्स प्लेस बाय माइक्रोऑर्गेनिम्स लाइक ईस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि ईस्ट है, उसके द्वारा होता है। आप बोलोगे तो एनारोबिक रिस्पायरेशन है,
और ये आपका फिर इसको हम एनारोबिक में क्यों नहीं रखे, एनारोबिक में रखते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या होता है, इसमें आपका एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल इन नेचर। अभी तक आपको एनारोबिक जो सामान्य रूप से बताए या एरोबिक जो समान तरह से बताए वो कहाँ होता था, सेल के अंदर होता था, लेकिन ये जो फर्मेंटेशन है ना वो सेल के बाहर होता है, ठीक है। हाँ, वो जो आपका ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम हम बता रहे थे क्या, ईस्ट, उसमें आपका बाहर में होता था, और इसमें आपका जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट आता है इसका भी C2H5OH, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, और क्या आता है CO2 आता है प्रोडक्ट के रूप में। तो फर्मेंटेशन क्या है, एक तरह का एनारोबिक रिस्पायरेशन है जो आपका कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, हाँ, और ये आपका बाहर होता है। ये जो फर्मेंटेशन है उसका उपयोग जो है ना हम लोग करते हैं इंडस्ट्री स्तर पर, अल्कोहल वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, शराब प्रोड्यूस करने के लिए, या बेकरी में करते हैं, है ना। आपको खूब क्या चाहिए था, वो पाव रोटी चाहिए, हाँ, केक चाहिए, वो सब इससे बनाते हैं हम सब। तो ये आपको बताए फर्मेंटेशन के बारे में, एनारोबिक के बारे में, एरोबिक के बारे में। दो तीन चीज है जो दिमाग में रखना है। एरोबिक जो होता है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन भोजन का है, उसमें एटीपी जो है ना समान रूप से 38 बनता है, लेकिन कुछ एक सेल है आपके बॉडी के अधिकांश सेल जो है ना वहां पर 36 भी बनता है, तो वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी 38 ही रखो। हाँ, एनारोबिक जो होता है वो आपका साइटोप्लाज्म में ही पूरा हो जाता है, और साइटोप्लाज्म में होने के कारण यहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, और कंप्लीट इसमें क्रेब साइकिल भी नहीं होता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है इथाइल अल्कोहल और CO2 आता है प्लांट में, और लैक्टिक एसिड आता है एनिमल्स में। अब एक दो बात और थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि किसी प्लांट को आप देखे होंगे कि अगर वो सॉइल में रोपा हुआ है, लगाया हुआ है, हाँ, और पानी ज्यादा आ, जैसे अभी बरसात का मौसम है, पानी आ गया है, एलोवेरा देखे होंगे आप, एलोवेरा जो है ना एक आपका, एलोवेरा जो है ना वो आपका एक तरह का क्या है, प्लांट है, नेचुरल प्लांट है, और उसमें आप देखे होंगे होता क्या है एलोवेरा में, एलोवेरा को अगर पानी पड़ जाए, ठीक है, पानी पड़ जाए खूब, तो क्या होता है वो आपका उसका जो ग्रीन कलर का होता है बॉडी, या फिर जो बाहर से आपको ग्रीन नजर आता है, वो आपका रूप बदलने लगता है, और वो कुछ हद तक पीला या फिर लाल पीला होने लगता है, रेड होने लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होने लगता है, रेड और जो है ना येलो होने लगता है? ऐसा इसलिए होने लगता है कि जब वाटर का मात्रा बढ़ जाता है तो उसके रूट जो है, जो कि सॉइल में था, सॉइल में पानी खूब पड़ गया, तो वहां पर वाटर जो है ना वो आपका ज्यादा हो जाएगा। जब वाटर ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, किसमें, सॉइल के बीच में। और सॉइल के बीच में जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो इथाइल अल्कोहल और CO2 बनाने लगेगा, जबकि उसको बनाना क्या था, CO2 और H2O। इथाइल अल्कोहल उसके रूट के सेल्स में जमा होने लगता है, और अंततः उसका रूट गल जाता है और वो प्लांट सूख जाएगा, अगर आप जल्दी ध्यान नहीं दिए तो। अगर जल्दी से उसको, उसके पानी को निकाले नहीं, उसके मिट्टी को सुखाने की व्यवस्था नहीं किए तो जल्दी खराब हो जाएगा। तो ढेर सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मिट्टी में, सॉइल में अगर पानी खूब हो जाए या पानी भर जाए तो कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। आप गेहूं में देख सकते हो, सरसों में देख सकते हो कि पानी जो लोग पटाते हैं खेतों में, वो पानी भर के नहीं छोड़ते उसको, बस पटा दिए और उसके बाद फिर खेत सूखने लगता है। अगर 2-3 दिन पानी भरा रह जाए उस खेत में तो देखिएगा वो पीला होने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसका रूट जो है वो आपका अब धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, और रूट डिग्रेड होगा तो एब्जॉर्प्शन की क्षमता खत्म हो जाएगा, अंततः उसको प्लांट को कबाड़िएगा, देखिएगा रूट पूरा गला हुआ है या समाप्त हो चुका है। तो ये एनारोबिक रिस्पायरेशन हो जाता है उसके रूट्स में, क्योंकि सॉइल में ऑक्सीजन जो है ना वो कम हो गया, एयर कम हो गया, सॉरी, एयर कम हो गया, वाटर ज्यादा हो गया, और जब एयर कम हो जाएगा, वाटर ज्यादा हो जाएगा, तो CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होना है वहां पर एयर और किसके बीच में, रूट के बीच में, वो नहीं हो पाएगा। अब हम थोड़ा सा प्लांट में रिस्पायरेशन पढ़ा देते हैं और इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं।